जितने युवा इनके भड़काए में आ रहे वो लोग हैं जो शरिया को मानते हैं। वो सत्ता के भूखे लालची भेड़िए आज युवाओं के कंधे बंदूक रख के सोच रहे कि जो 70-65 साल तक वो देश को लूटते रहे वही युवा उनको दोबारा मौका दे देगा। मैं राहुल गांधी से कहना चाहूँगा, सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ। जनता उसकी बातों में आने वाली बिल्कुल नहीं है। बाहर की कंट्री वालों से जाके कह रहा है आप इंटरफेयर करो, इंडिया की जो डेमोक्रेसी खतरे में है। सर, जिस तरीके से युवा को बरगलाने की कोशिश की गई कि वोट चोरी करके सत्ता में आ रहा है, ठीक है, तो क्या भारत में भी तख्ता पलट की साजिश चल रही है? बिल्कुल मैडम, इस बात को बिल्कुल हम इस बात को जितनी जल्दी हो सके देश के 140 करोड़ लोगों को दिल और जहन में बिठा लेनी चाहिए, क्योंकि जो हाल नेपाल में हो रहा है, इससे पहले बांग्लादेश में देखा गया, वहाँ युवाओं के कंधे पे किस तरह से सत्ता को छीना जाता है, सत्ता को उखेड़ा जाता है, सत्ता को तहस नहस किया जाता है। किसके लिए? सिर्फ अपनी सत्ता की भूख के मारे। वो सत्ता के भूखे लालची भेड़िए आज युवाओं के कंधे बंदूक रख के सोच रहे कि जो 70-65 साल तक वो देश को लूटते रहे वही युवा उनको दोबारा मौका दे देगा। मगर ये भूल जाएं, ये नया भारत है, बदलता भारत है। आप युवाओं को भड़काकर पहले तो सेना पे पथराव करते रहे, उन्हीं युवाओं के साथ आपने कितने युवाओं को अपने हर स्टेट के अंदर, अभी जेएनयू के अंदर उन्हीं युवाओं को बैठाया गया, जामिया इस्लामिया युवाओं को, उन युवाओं का भविष्य नरक में डालने का काम अगर कोई कर रहा है तो राहुल गांधी कर रहा है, पूरा इंडी गठबंधन कर रहा है। मैं राहुल गांधी से कहना चाहूँगा, सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ। बहुत हो गया, बहुत हो गया। तुम भी युवा ही हो, दुनिया की नज़र में भले तुम बुजुर्ग हो, उम्र में बड़े हो, लेकिन एक युवा हो ना, तो युवाओं की कदर करो, उन युवाओं के कंधे बंदूक के मत सत्ता हासिल करो। अगर तुम्हें इतना दर्द है ना, इतने स्टेट, तो तुम जहां तुम्हारी सरकार है, कर्नाटक में तुम्हारी सरकार है, वहां के युवाओं के लिए कुछ करो, वहां बेरोजगारी को दूर करो, वहां की महिलाओं के लिए कुछ करो। ये ऐसे नहीं कि यहाँ बिठाया वहाँ बिठाया और दोबारा यहाँ पे नेपाल वाला हाल बना दोगे तुम। ये देश बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी को, अमित शाह जी को बहुत बड़ी वो लेनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। ये लोग हेराल्ड केस पे बाहर हैं, सारे बेल पे बाहर हैं, इनके ऊपर इतने केसेस लगे हुए हैं, क्यों नहीं इनके खिलाफ कोई किसी भी तरह कार्रवाई की जाती? क्योंकि ये जब तक आज़ाद रहेंगे देश में अराजक तत्वों को बढ़ावा देते रहेंगे। अच्छा, हमने अभी हाल फिलहाल में सुना था राहुल गांधी की सभा में उन्होंने बोला कि आइटम बम से सामना हुआ है नरेंद्र मोदी का, अब इस बार हाइड्रोजन बम से होगा, ठीक है। तो क्या वो है कि युवा को इनडायरेक्ट वे में धमकाना चाह रहे हैं कि भैया हाइड्रोजन बम से भी और भी खतरनाक बम है, न्यूक्लियर बम है। तुम एक आइडिया क्या हुआ कि युवा को एक आइडिया दे रहे हैं कि आप भैया बहुत कुछ कर सकते हो आप? देखो, युवाओं जो इनके भड़काए में आ रहे हैं, जो जितने भी आ चुके हैं, जहाँ तक मेरा अपना मानना है, जितने युवा इनके भड़काए में आ रहे हैं वो लोग हैं जो शरिया को मानते हैं, या वो लोग हैं जो देश में इस्लामीकरण करना चाहते हैं। और सही बताऊं तो आज जितने वोट चोरी के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर हमारे देश से जितने रोहिंग्या हैं, जितने अराजक तत्व उनके वोट काटे जा रहे हैं, जो यहाँ है ही नहीं लेकिन यहाँ के वासी बने हुए हैं, तो सबसे पहले छाती पीटने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। यहाँ से उनकी सोच पता चलती है कि यहाँ के तुष्टीकरण का पहाड़ बोते बोते जो 65 साल इनकी परिवारों ने जो करा है, अब उनके ऊपर गाज गिरने का समय आ गया है, इनका वोट खत्म होने का समय आ गया है। अब ये उन्हीं युवाओं को निकाल करके वही नेपाल वाला हाल देश में करना चाहते हैं, हर स्टेट में करना चाहते हैं। इसी बात के लिए इन्होंने कहा कि अभी तो टाइम बम फेंका है, हाइड्रोजन बम आएगा, और ये सारी फंडिंग राहुल गांधी को, जब वे बाहर जाते हैं विदेश में बैठकर इनके जितने आपके जॉर्ज सोरोस जैसे लोग हैं, वो सब पैसा फंडिंग कर रहे हैं। देश को तोड़ने में, देश को आग के हवाले करने में सबसे बड़ा हाथ है इनका। तो ये मैं देश के युवाओं से कहना चाहूँगा, मेरे भाई प्लीज़ जाग जाओ। राहुल गांधी के कथन में कुछ नहीं है, वो अपनी सत्ता के भूख के मारे आपकी ज़िंदगी को नरक करने में लगा पड़ा है। और प्रधानमंत्री से कहूँगा, प्लीज़ एक्शन लें इस पर, और जितनी इंटेलिजेंस है हमारी वो सब इस पर मुस्तैदी से कार्य करें। और देखें, व्हाट्सएप चैटिंग ग्रुप को देखें, आपको सबसे ज़्यादा लिंक मिलेंगे राहुल गांधी के। राहुल गांधी की विदेशी यात्राएं ऐसी नहीं होती। राहुल गांधी जब बाहर जाकर बोलता है तो हमेशा देश के खिलाफ बोलता है। इस राहुल गांधी को देश कब तक सहेगा, कब तक सहेगा? जो हमारे देश का नहीं, वो हमारे किसी कर्म का नहीं। आप सनातन को नहीं मानते, हिंदुत्व को नहीं मानते, आप वैसे का तो सेकुलर। हम आज भी मेजोरिटी में, मैडम मैं हिंदू हूँ, मेजोरिटी में होने के बाद भी मेरे ऊपर राहुल गांधी जैसे कि एक तलवार लटकी हुई है। राहुल गांधी मेरे हिंदुत्व को मानता नहीं, वो कहता है हिंदू को मानता, हिंदुत्व को नहीं मानता। कैसी कैसी बातें करता है वो। जितनी भी हिंदू को तोड़ने वाली बातें होती है, हिंदू के विरुद्ध बातें होती हैं, वो राहुल गांधी के बगल में खड़ा होता है। तो ऐसे लोगों को लेके चल रहा है सत्ता क्या भूखा। तो ऐसे लोग को तो मैं कहता हूँ देश से देश निकाला कर देना चाहिए, और मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और नेपाल वाला हाल देश में नहीं होने देना चाहिए। इनकी सोच यही है कि नेपाल वाला हाल जल्द से इस देश में ज़रूर हो। सर, बिहार इलेक्शन में हमने देखा पूरे 15 दिन के जो मतदान अधिकार यात्रा निकाली राहुल गांधी में, उसमें एक ही नारे बार बार गूंजे कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। कई दिनों तक ये चला।
पर अब पता चल रहा है कि जो पीपीटी प्रेजेंटेशन जो उन्होंने अपलोड किया अपने वेबसाइट पे वो सब फेक है, वो सब मायावार के द्वारा लिखी गई एक स्क्रिप्टेड थी, एक फेक बनाया गया वोट चोरी का एक पूरा माहौल बनाया गया। क्या लग रहा है राहुल गांधी तो एक्सपोज हो गए हैं, पर क्या जनता जो उनको जिनको उन्होंने बरगलाया कि वो खत्म हो पाया है? जनता को जब बरगलाया, जनता बरगलाई नहीं है, मैं बताऊं। जनता उसकी बातों में आने वाली बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखोगे, अगर इसकी जो वोट अधिकार यात्रा जो है अगर इतनी सक्सेसफुल होती तो मेरे को ये बताओ कि अब तेजस्वी यादव अपनी अलग से यात्रा क्यों निकाल रहा है? आपको पता है वो भी वैशाली से और चंपारण और वो जो सीमांचल जगह से वो अपनी यात्रा अलग निकाल रहा है। ये जो है ना, ये सिर्फ वोट चोर तो असली में ये रहे हैं हमेशा से। वोट की चोरी हमेशा इन्होंने करी है। जब इंदिरा गांधी, आपको पता 1975 में केस हार गई थी, 12 जून 1975 को, वहाँ पर क्या था, वो वोट चोरी का ही केस था। राजनारायण से केस हार गए थे, वो इलेक्शन खारिज हो गए थे इसके लिए, इसीलिए उसने कहा मुझे अब इस्तीफ़ा ना देना पड़ा, उसने इमरजेंसी लगा दी। 1980 के अंदर जब इलेक्शन हुआ तो सोनिया गांधी उस टाइम इटालियन की उसके बाद सिटीजनशिप थी। इलेक्शन अभी डिक्लेयर नहीं है, उसका नाम पहले, उसने अप्लाई नहीं किया, उसका नाम पहले डाल दिया उसके अंदर, भाई ये जो है क्या नाम, इसका नाम एनरोल कर दिया। तो मेरे को बताओ ये क्या, ये वोट चोरी नहीं है तो क्या है ये बताओ? और ये राहुल गांधी के लिए स्क्रिप्ट म्यांमार क्यों लिख रहा है? म्यांमार लिख रहा है क्योंकि इसने लिखवाई है। अरे मेरे को बताओ, इसकी कोई यहाँ सुनता नहीं है, यहाँ का युवा वगैरह कोई नहीं सुनता, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई नहीं सुनता। ये सिर्फ बाहर से ही करता है। जब भी देखोगे आप इसको, कोई जब भी कोई मुद्दा उठाता है बाहर जाके उठाता है। आपको पता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गया, फ्रांस की यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ इसने यही बोला जी वहाँ की डेमोक्रेसी खतरे में है, आप इंटरफेयर क्यों नहीं करते? बताओ, बाहर की कंट्री वालों से जाके कह रहा है आप इंटरफेयर करो, इंडिया की जो डेमोक्रेसी खतरे में है। वहाँ पर आप मतलब वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है यूएस से, उनको बोलता है। तो ये बाहर जाके करता है जो काम है, इसकी यहाँ इंडिया में सुनता नहीं है। जैसे होता है ना, एक मियाँ बीवी होते हैं, लड़ाई हो जाती है पत्नी की, वो बाहर घर में कोई नहीं सुनता तो पड़ोस के यहाँ जाती है, पड़ोस में नहीं सुनता फिर दूसरे पड़ोसी के यहाँ जाती है, तो पड़ोस के जो है ना सपोर्ट मोबिलाइज करती है। ये ऐसा है, ये बाहर जाके इन्होंने एक टूल किट बनाई हुई है। टूल किट का मतलब है कि बस जो भी है बाहर से सपोर्ट करनी है, बाहर से सपोर्ट मोबिलाइज करनी है। लेकिन इंडिया की जनता बहुत समझ चुकी है, इसको कोई फ़ायदा नहीं। देखो ये जो है ना वोट चोरी का आरोप लगाया है, ये 1952 से करते आए हैं। अगर आपको पता, नेहरू जब 1946 में जब वोटिंग हुई थी प्रधानमंत्री के लिए, प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, तो इसको नेहरू को 1 वोट मिला था और 14 वोट जो मिले थे पटेल को मिले थे, ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ, वो इन्होंने ऐसी कॉन्स्पिरेसी करी, नेहरू को बनवा दिया प्रधानमंत्री, गांधी को बीच में डाल दिया। तो ये वोट की चोरी शुरू 1952 के लोकसभा इलेक्शन में भी इन्होंने चोरी करी है। जो अब्दुल कलाम आज़ाद था, एक जो शिक्षा मंत्री थे हमारे, उसको इन्होंने जितवा दिया। वो मतलब हिंदू महासभा से इलेक्शन हार गया, विश्वचंद्र सेठ से, मिस्टर विश्वचंद्र सेठ थे, उससे 20,000 वोटों से इलेक्शन हार गया। तो नेहरू ने फ़ोन किया गोविंद वल्लभ पंत जो चीफ मिनिस्टर था यूपी का, भैया ये हारना नहीं चाहिए, उसको डरा दो, कहते नहीं तो तेरी सीट खतरे में। उसने उसको मतलब वोटों की हेरा फेरी करवा के 20,000 का 34,000 वोट और डलवा दिए उनके। उस टाइम क्या होता था, बैलेट बॉक्स होता था और एम्बलम होता था, नाम नहीं होता था, तो वो बैलेट बॉक्स के अंदर से वोट निकाले, उसमें डाल दिए, लो जी उसको जीत। तो ये शुरू से 1952 से चोरी करते रहे हैं ये।